जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इतिहास के बारे में आपको बताएंगे जिसमें एनसीईआरटी क्लास 6 शुरू किए हैं। आठ चैप्टर हो गया है। आज 9वां चैप्टर हम पढ़ाएंगे क्लास 6 की। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में बताते हैं। खुशहाल गांव और खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में आइए हम थोड़ा सा आसान भाषा में हम आपको बताते हैं और समझाते हैं आपको। लोहे के औजार और खेती के बारे में समझाते हैं। लोहे के औजार और खेती के बारे में समझाते हैं। लोहे का उपयोग आज जो है एक आम बात हो गई है। लोहे का उपयोग एक आम बात हो गई है क्योंकि बहुत पहले जो प्राचीन काल में यह लोहे का उपयोग बहुत पहले से शुरू हो गया था, मगर इतना प्रचलन नहीं हुआ था। पर आज तो लोहे के उपयोग के लिए हम देखते हैं तो बहुत तरह तरह की चीज़ें आ जाती हैं। जैसे क्या बोलते हैं, बनती है कुल्हाड़ी बनती है, हंसिया बनती है, गाड़ी बनता है, मतलब अदर चीज़ में लगभग 90% चीज़ों में लोहे का भी उपयोग होने लगा है। आज देख लीजिए हर एक जगह आप कोई भी देखिए, कुछ भी देखिए, लोहा का रहेगा। गाड़ी, हर एक चीज़, मतलब एक प्रकार से ये इसका लगभग साक्ष्य जो है ये लगभग 3000 साल पहले से इस उपमहाद्वीप में जो है, इस उपमहाद्वीप में मिला है, जो पाषाण कालों के कब्रों के बीच में, मतलब कब्रों में पाया गया है। जो पाषाण काल में आपको लगभग तीसरा चौथे चैप्टर में पढ़ाए हैं हम। इसको मतलब महापाषाण कब्रों में से ही इसका साक्ष्य मिला गया है। ये लगभग 3000 साल पहले इसका साक्ष्य मिला गया है, ये लोहे का अवशेष जो है। और ये लगभग इसका प्रचलन जो है, इसका प्रचलन 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। 2500 वर्ष पूर्व इसका उपयोग में वृद्धि हुई। जैसे कि फाल बनने लगे। जो फाल होता है खेती जोतने के लिए, कुछ आवश्यकताएं चीज़ें बनने लगी, हंसिया, कुदार, ये सब मतलब अदर चीज़ें बनने लगी जो कृषि को उत्पन्न करने लगी। कृषि जो है ये ज़्यादा मतलब पैमाने में होने लगी थी तब। इसके क्योंकि एक कह सकते हैं कि लोहा भी एक कृषि में बहुत योगदान दिया है। मतलब हर एक क्षेत्र में ये लोहा का उपयोग होने लगा। ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व मानी जाती है, इसका उपयोग माना जाता है। अब दूसरे में आ जाते हैं हम, कृषि उत्पादक बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। मतलब कृषि उत्पादन करने के लिए कुछ कदम उठाए गए राजा द्वारा, इसके बारे में समझाते हैं। ये समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल बात हो जाती है, परेशानी हो जाती है। क्योंकि भाई समृद्ध गांव जब रहेगा तभी ना सिटी या शहर या राजा खुशहाल होगा। इसीलिए जो शहर होते हैं वह गांव से ही संबंधित होते हैं, क्योंकि जितने गांव के लोग ही शहर में जाके बसते हैं। जितने खाने की चीज़ें, जितना सब कुछ होता है ये किसान ही तो करता है उत्पन्न। इसीलिए राजा ने कुछ व्यवस्थाएं की, कृषि के लिए, कार्य के लिए नए कदम उठाए। मतलब कि नहर बनवाएं, कुएं बनवाएं, तालाब बनवाएं, कृषि जलाशय बनवाएं। अब इसका क्या मतलब हो जाता है, ये राजा जो हैं इसको प्रेरित कर रहे हैं किसानों को, गांवों को, क्योंकि इनके लिए काफ़ी चीज़ें उगा के दे रहे हैं। जैसे खाने के लिए, ये कृषि के लिए, खाने के लिए चीज़ें उत्पन्न कर रहे हैं और उनसे राजा को यह फायदा हो रही है, उसमें टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, अपनी प्रजा के खाने के लिए बने, शहर को खाने के लिए। मतलब काफ़ी हद तक राजाओं ने इनकी सहायता की थी। राजाओं ने सहायता क्यों ना करें भाई, उनका भी एक स्वार्थ होता है ना। उनका भी एक स्वार्थ होता है कि हम कमाई भी अच्छी होगी, क्योंकि टैक्स सबसे बड़ी चीज़ होती है। टैक्स लेने के लिए टैक्स ऐसा होता है कृषक के लिए सबसे ज़्यादा लिया जाता है। लगभग उस जमाने में लगभग 90% कृषक थे, जिसमें से सबसे टैक्स लिया जाता था। और ये कृषक और पशुपालक थे। मतलब ये सिस्टम बना दिए अपना लेने के लिए, कृषि के लिए। और यहाँ जैसे खेत में उपजाऊ होने लगा था, क्योंकि रोपाई चालू हो गई थी। रोपाई मतलब ये होता है, पहले धान को हम लोग प्राचीन काल में पहले छींट दिया जाता था, उसको एक जगह ही पड़ा रहता था।
अब जो है धीरे धीरे कृषि डेवलप हुई, तब जाकर एक जगह उसको बीज को रख दिया जाता था, बो दिया जाता था, उसको वहां से निकाल कर दूसरे जगह लगाया जाता था। अब एक जगह से मान लीजिए इतने में बीज को बो दिया गया, इतने में बीज को बो दिया गया। अब यहां से पहले होता था, अगर इतना बड़ा खेत है तो ऐसे करके इसमें पूरा छींट दिया जाता था, पानी भर के पूरा खेत में। अब जो है यहाँ से निकाल कर यहाँ पर रखा जाता था। यहाँ पर एक यहाँ निकाल लिए लगा दिए, कि यहाँ लगा दिए, कि यहाँ लगा दिए, कि यहाँ लगा दिए, यहाँ। इससे क्या है, पौधे में जो होती ग्रोथ जो है अधिक हो जाती है, क्योंकि वह पौधा एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है तो मिट्टी जो है वो अलग अलग पोषक तत्व तो मतलब मिल जाता है उसको, और जगह में एक ही जगह में सब रहेंगे तो उतना विकास उसका नहीं हो पाता। दूसरे जगह जाता है तो मिट्टी जो होती है वह भुरभुरी हो जाती है, और वहाँ से उसका ग्रोथ अधिक हो जाता है। इसीलिए जो राजाओं ने थे ये सब सिस्टम मतलब अपनाए, जिसमें कृषि को बढ़ावा दिए, नहर बनवाए, कुएं बनवाए पानी के लिए, सींचने के लिए तालाब बनवाए, जलाशय बनवाए, ये सब बनवाए राजाओं ने। अब आइए हम तीसरे पे समझते हैं। तीसरे इसमें गांव में कौन रहते थे, अब इसके बारे में समझते हैं। गांव में कौन रहते थे भाई, जाहिर सी बात है इसमें किसान रहते होंगे, और कुछ राजा या बड़े भूस्वामी लोग रहते होंगे। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में। इस उपमहाद्वीप में दक्षिण तथा उत्तरी अधिकांश गांवों में 3 तरह के लोग रहते थे। मतलब दक्षिण और उत्तरी क्षेत्रों में लगभग 3 तरह के लोग रहते थे। आइए समझते हैं 3 तरह कौन से हैं हमारे पास। एक तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को विल्लाल कहा जाता था। और कहा जाता था साधारण जो होते हैं, साधारण हलवाहों को उड़वार कहा जाता था। उड़वार ये है, साधारण हलवाहों को उड़वार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूरों को, अभी ये सब तमिल के क्षेत्र के बात बता रहा हूं। दक्षिणी क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को दास कडेसियस या आदिमई कहा जाता था। दास कडेसियस या आदिमई कहा जाता था। भूमिहीन किसानों को, जो बड़े किसान होते वे लाल कहा जाता था। बड़े भूस्वामियों को साधारण हलवाहों का मतलब समझते हैं आप? हलवाहों का मतलब वो होता है जो हल चलाने वाला, खेत में जुताई करने वाला, जो हल को चलाता है, वो हलवाहों के रूप में नाम से जाना जाता है। ये हो गया अपना, ये दक्षिणी क्षेत्र में हो गया। ये आते हैं देश के उत्तरी हिस्सों में। देश के उत्तरी हिस्सों में हम समझते हैं इसके बारे में, जिसमें देश के उत्तरी हिस्से में गांव के प्रधान को ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजक के रूप में जाना जाता है उत्तरी क्षेत्रों में। ग्राम भोजक का पद जो है ये अनुवांशिक होता था। अनुवांशिक का मतलब ये होता था इनके पिता का पद पुत्र को भी मिलेगा। अब पुत्र का उससे ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता था, मतलब अनुवांशिक इसी को कहते हैं। तो इनका पद अनुवांशिक होता था। जैसे पहले होता थे हमारे एरिया में चौकीदार लोग होते थे, एक पिता को मिल जाता था, फिर दूसरे फिर बच्चे को मिल जाता था, बच्चे के बाद फिर बच्चे को मिल जाता था, ऐसे मिलता था। मगर ग्राम प्रधान को जो होते थे ये ग्राम भोजक कहा जाता था। ये अपने उत्तरी क्षेत्रों में ये पद जो होते हैं, ये पद आनुवंशिक होते थे। ये बड़े भूस्वामी लोगों को मिलता था। ये पद जो होता है बड़े भूस्वामी लोगों को मिलता था। जैसे गांव का सबसे बड़ा किसान होता था, उसके बाद खेती है, उसके बाद 100, 200, 400 लोग मजदूरों ने काम करते हैं और रोज नियमित रूप से काम करते हैं। बड़े भूस्वामी लोग रहते थे। तो उनका काम भी अलग अलग क्षेत्रों में राजाओं ने बांटा था, क्योंकि अगर भूस्वामी है, अगर है तो वहाँ के सभी जनता उनका बात भी मानेंगी, और उनके लिए राजा के लिए सुविधा ये हो जाती है, उनको कर इकट्ठा करने के लिए और चीज़ें हम कर सकते हैं। इनको
यानी राजा ने कहा था करने के लिए। जैसे हम कर हो गया, और के बाद न्याय हो गया, न्याय का भी काम करते थे, और पुलिस का भी काम करते थे। न्याय कर के बारे में कर भी कलेक्शन करने के लिए दे दिया जाता था, और इसका पुलिस का भी काम करने लगते थे, और ये सब मतलब न्याय का भी काम करने लगते थे। जैसे छोटा मोटा अगर झगड़ा हो गया तो इसमें ये जज का भी काम कर लेते थे बैठकर, तो उसको सही गलत उसके बारे में बता के समझा के उसको सब निपटा दिया जाता था। तो ये इनका 3-3 4-4 काम रहता था। और ये कुछ अन्य स्वतंत्र किसान थे, जो स्वतंत्र किसान थे, उन्हें उन्हें क्या कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था कहते थे। ये छोटे किसान होते थे, ये एक प्रकार से छोटे छोटे किसान होते थे जिन्हें एक गृहपति, ये स्वतंत्र किसान थे। मतलब इन स्वतंत्र का मतलब ये हो जाता है कि मतलब राजा का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता था। स्वतंत्र किसान मतलब ये अपने में छोटे किसान होते थे, अपना उपजाएं, अपना बेचें, अपना सब कुछ करें, जिन्हें गृहपति के रूप में जाना जाता है, गृहपति। भूमिहीन लोग इनके जमीन पर काम करते थे। हाँ सही है, इनके जमीन में जो भूमिहीन लोग जो मजदूर होते हैं, इसके बाद भूमि नहीं होती है, वो आके उनके जमीनों में काम करते हैं, और जो नियमित रूप से महीने में या रोज के पैसा देकर उनका अपना काम करवाते थे। कुछ में कुछ दास भी होते थे जो मजदूर होते थे, मतलब काम करते थे। अब इनके बारे में अब आइए हम ये जो चौथे के बारे में समझते हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा के बारे में, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। प्राचीनतम तमिल रचनाओं के बारे में हम समझते हैं, इनका क्या मतलब है। यह तमिल के प्राचीनतम रचनाओं में संगम साहित्य कहते हैं। मतलब तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। संगम साहित्य, इसकी रचना लगभग 2300 साल पहले, इसमें 2300 साल पहले हुई थी। 2300 साल पहले हुई थी। संगम इसलिए कहा जाता है, इसका संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में, मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया है। इसलिए कहा जाता है मदुरै के कवियों ने इनका संकलन किया था, अपने कवियों ने अपने सम्मेलनों में इसका संकलन किया था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है संगम साहित्य में पाए गए हैं। गांव के जिसका नाम का उल्लेख किया गया है वह संगम साहित्य में पाए गए हैं। ये हो गया। अब देखते हैं, हम एक एक करके ऐसे बता रहे हैं आपको। अब ये आ जाते हैं हम ये वाले पे, पांचवे में आ जाते हैं। पांचवे के बारे में आते हैं। नगर क्या कहती है, कहानियां, पात्र विवरण, मूर्ति कला। अब इसके बारे में समझते हैं। जातक कहानियों को जो है, अब ये पूछ लेता है जातक कहानियों को कौन लिखा था, ये क्वेश्चन बन जाता है। ये बौद्ध भिक्षुओं ने लिखा था, जो बौद्ध भिक्षु थे वो लोग ने लिखे थे, संकलन किया था, जिसमें दिया है निर्धन धनी कैसे बने। निर्धन व्यक्ति जो होता है वह धनी कैसे बने। अब ये दिया है जातक कथा में दिया गया है। अब जातक कथा के बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया था, बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया था। इनमें यह दिया गया है, निर्धन कहानी दी गई है, जो निर्धन व्यक्ति धनी कैसे बने। अब ये कहानियाँ हैं, कहानियाँ किताब में दी गई है, आप समय होगा तो पढ़ लीजिएगा, उसमें दिया है। तो कैसे बने। प्राचीनतम नगरों के कुछ स्रोतों से पता चलता है गांव और शहर के बारे में, किसमें क्या विभिन्नताएं थी, क्या पाया गया था गांव और शहरों में। मूर्तिकार मंदिरों के रेलिंग में नहीं, कुछ पुरातात्विकों ने ये पता लगाया, पुरातात्विकों ने कि
कुछ मंदिरों में देखे होंगे, मंदिरों में वह मूर्ति कला को बनाकर रेलिंगों में, मंदिरों के गेटों में मतलब वो लगा दिया जाता था। उससे एक प्रकार से एक कला का प्रदर्शन होता था। कला का प्रदर्शन मतलब जो देखेगा भाई, जाहिर सी बात है कि देखिए प्राचीन मंदिरों को बहुत अगर ध्यान से देखो तो अलग अलग तरह की कब्रें या वो बनाई गई हैं, कब्रें कह रहे हैं, ऊपर से मतलब रेलिंग बनाई गई हैं जिसमें मूर्ति कला का प्रदर्शन हुआ है, मूर्ति कला का प्रदर्शन हुआ है। रेलिंग और खंभों प्रवेश द्वारों पर भी लगाए गए थे, नहीं प्रवेश द्वारों के बारे में भी लगाया गया था। ये इनके बारे में मतलब यहाँ के कलाकारों ने थे। शहरों से वलयकूप वलयकूप मिले हैं, वलयकूप मिले हैं जो शहरों से मिले हैं, वलयकूप, ये वलकूप मिले हैं। ये वलकूप जो होते हैं, ये पूछ सकता है, वलकूप जो है घुसलखानों, नाली के या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। घुसलखानों और नाली कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। मतलब गुसलखाने, नाली और कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ये कौन थे? ये यही थे, वलेकूप। अब ये वलेकूप था। अभी इसके बारे में ये जो है ये शहरों और गाँव के बारे में बताता है। जो शहरों में वेलकूप पाए गए थे ये पूरा। अब मूर्ति कला के बारे में तो प्रदर्शन हो रहा था, मतलब आज भी नहीं, आज प्राचीन काल से ही आप देख लीजिए, बहुत पहले से देख लीजिए। जितनी लोग अपनी समृद्धि के लिए, राजा ने जब कुछ भी चीज़ अगर बनाते थे तो वो अपनी समृद्धि को दिखाने के लिए तरह तरह के मतलब अपने राज्य में मंदिर बनवाते थे और मूर्ति बनवाते थे अपने प्रदर्शन के लिए, कि लोग जैसे उससे उससे उनको क्या होता था, उनकी समृद्धि दिखती थी। अब कोई भी इतिहासकार कोई भी कुछ मतलब भ्रमण करने आएगा तो कम से कम देखेगा उसकी रहन सहन, उसकी एरिया में क्या हुआ है, कितना हुआ, तो उससे क्या होता था कि लोगों के राज्यों में थोड़ा एक छवि बनती थी उच्च कोटि की। तो इसीलिए लोग बनवाते थे पहले, इसका साक्ष्य मिला था। अब बेरी गाजा के बारे में समझते हैं। बेरी गाजा, अब बेरी गाजा जो है भरूच का यूनानी नाम, भरूच का यूनानी नाम है। बेरी गाजा की कहानी के बारे में समझते हैं। इसका यूनानी नाम जो होता है भरूच, भरूच कहा जाता है। यह कहाँ है? बेरी गाजा ये गुजरात में है। ये गुजरात में है बेरी गाजा। ये बेरी गाजा एक जो है बंदरगाह था, पत्तन था, मतलब कि बंदरगाह था। वहाँ से कई चीज़ों हमको मिलती हैं। यहाँ से कुछ लोगों ने यहाँ से व्यापार कर रहे थे, जैसे अलग अलग देशों से। बेरी गाजा से जो है बेरी गाजा से संकरी खाड़ी में चलना मुश्किल था। मतलब कि बेरी गाजा की जो खाड़ी में जो बंदरगाह बनाया गया था वह मतलब कि एक संकरी संकरी मतलब बहुत पतला रास्ता था पानी का, जिसमें से राजा के कुछ प्रशिक्षित जो होते थे मतलब कि मछुआरे, वही अपना जहाज वहां तक ले जाते थे, और अन्यथा किसी की बस की बात नहीं थी। बेरी गाजा में, बेरी गाजा में मतलब अलग अलग प्रकार के वो होते थे, मतलब व्यापार होते थे बेरी गाजा से। यानी मछुआरे जो होते थे यह राजा के प्रशिक्षित मतलब जहाज चालक रहते थे, जो एक संकरी खाड़ी से निकाल कर लेके आते थे। बेरी गाजा से शराब भी मिले हैं, सीसा, तांबा, टीन, मूंगा, और उसके बाद कपड़े, सोने चांदी के सिक्के का आयात होता था। मतलब इतना चीजें को आयात होता था यहाँ से। बताइए, शराब, सीसा, तांबा, टीन, मूंगा, कपड़े, सोने चांदी, सिक्के आयात होते थे। इसमें से हिमालय के जड़ी बूटी और हाथी दांत भी पाए गए हैं, कार्नेलियन पत्थर भी पाए गए हैं।
हिमालय की जड़ी बूटी और क्या पाए गए थे? हाथी दांत। हाथी दांत भी पाए गए हैं, कार्नेलियन पत्थर भी पाए गए हैं। कार्नेलियन, कार्नेलियन, कार्नेलियन पत्थर, कार्नेलियन पत्थर भी पाए गए हैं। कार्नेलियन पत्थर भी पाए गए हैं। बेरी गाजा, बेरी गाजा से, बेरी गाजा में जो था, यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि मतलब कि अलग अलग देशों का यहाँ से आयात निर्यात होता था, क्योंकि यह एक गुजरात में जो एक ये समुंदर के खाड़ी के किनारे है, ये गुजरात में पाया जाता है बेरी गाजा। और ये इसमें से कह सकते हैं कि जो इसके राजा थे, जो अपने के इन्हें रखे थे, मछुआरों को रखे थे, बहुत प्रशिक्षित रहते थे, क्योंकि वह एक संकरी रास्ता रहता था, वहीं से अपनी जहाज को लाते थे, क्योंकि अदर आदमी को बस की बात नहीं है, क्योंकि इसीलिए इसीलिए वह रखे थे कि वह अदर अदर लोग अचानक ना पहुंच पाए, या प्रशिक्षित लोग पहुंच पाते थे वहां पर, मतलब उनके राजा के द्वारा। तो यहाँ से व्यापार काफी हद तक होता था। अब सिक्के के बारे में समझते हैं। सातवां नंबर, सातवां नंबर सिक्के के बारे में। सबसे पुराने आहाज सिक्के लगभग 500 सालों 500 सालों तक चलते रहे। आहाज सिक्के जो होते थे, ये 500 सालों तक चलते रहे। आहाज सिक्के का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक कोई पदार्थ होता था, जैसे सोना, सोना चांदी के आयात, मतलब सोना चांदी के धातु धातु से, धातु से जो है धातु से लगभग उस पे एक ठप्पा मारा जाता था, पंचमार्ग, इसे एक नाम और दिया, पंचमार्ग सिक्के कहा जाता है। आहात सिक्के, उस पे चोट पहुंचाकर पंचमार्ग आहात करके उस पे एक मोहर जैसे उस पे चित्र अंकित किया जाता था, चित्र को अंकित किया जाता था इसमें आहात सिक्कों में, तब जाके ये चलता था। ये सोना के भी बनता था, चांदी के भी बनता था, और अलग अलग धातु को बनता था। जैसे आहात सिक्के जो है, ये सबसे पहले प्रचलन में लगभग 500 सालों तक चलते रहे, 500 सालों तक चलते रहे आहात सिक्के। और तब धीरे धीरे चल के ये कुषाणों ने कुछ कुछ अलग अलग, और के बाद ये यवन सिक्के, गुप्त काल सिक्के, बस ऐसे प्रचलन में सब चलने लगे। मगर आहात सिक्के जो होते हैं सबसे प्राचीनतम, बताइए 500 सालों तक चलता रहा, कि माने रखता है 500 सालों तक ये आहात सिक्के चलते रहे। अब आइए हम देखते हैं नगर के बारे में समझते हैं। नगर के बारे में समझते हैं। अनेक गतिविधियों के केंद्र थे मथुरा। अब मथुरा के बारे में समझते हैं। मथुरा जो है अनेक गतिविधियों में केंद्रित थे। ये लगभग मथुरा 2500 सालों से महत्वपूर्ण एक केंद्र बना रहा था। मतलब मथुरा जो है ये हमारे यूपी में पड़ता है। ये मतलब एक गतिविधियों का केंद्र, गतिविधियों मतलब कि अलग अलग प्रकार के व्यापारें होती थी वहाँ से। जो है वहाँ की एक धर्म भी होता था। एक धर्म क्या, जैन धर्म का भी अवशेष मिला है। उसके बाद सॉरी, बौद्ध धर्म का, बिहार भी मंदिर, जैन धर्म का, दोनों का मिला है। अब ये समझते हैं, हम एक एक करके समझते हैं। मथुरा लगभग 2500 सालों से महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। मथुरा जो है, मथुरा के बारे में हम कह सकते हैं कि मथुरा के दो रास्ताएं होती थी, जिसमें से पहला रास्ता जो उत्तरी पश्चिम पूर्व की ओर जाने वाले रास्ते पर रहता था। ये है जाने वाले ये पहला है। और दूसरा जो होता था उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते में ये पड़ता था। इसका व्यापार का एक केंद्र होता था। दूसरा जो है
तर जाने वाले मार्ग पर था। मतलब ये थे पहला जो था उत्तरी पश्चिम, उत्तर से पश्चिम की ओर जाने वाले मार्ग पर ये रहता रास्ता था। ये उत्तर से दक्षिण वाले और मार्ग में जाने वाले का रास्ता था। ये जो है उत्तर से दक्षिण जो होता है वो उत्तरी पश्चिमी से जो होता था, ये पूर्व की ओर जो जाता था, ये पूर्व की ओर रास्ता था, पूर्व की ओर था। ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग था। दूसरा, दो मार्ग थे। और यहाँ की अब विशेषताएं के बारे में हम समझते हैं। मथुरा कुषाण काल की दूसरी राजधानी थी, मतलब दूसरी राजधानी थी। अब इसको याद कर लीजिए, मथुरा जो है कुषाण काल की दूसरी राजधानी मानी जाती है, दूसरी राजधानी मानी जाती है। मथुरा मूर्तिकला के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता था। मूर्तिकला मतलब तरह तरह की मूर्ति कलाएं यहाँ से पाई गई है। जैसे उच्च कोटि की जो है यहाँ की मूर्ति कला उत्पन्न पाई जाती थी। पहले यह मतलब कि अलग अलग तरह के यहाँ व्यापारी ये सब रहते थे बेचने वाले, तो इस मूर्ति कला की उच्च क्वालिटी की यहाँ पाई जाती थी। मूर्तिकला के लिए भी प्रसिद्ध है। या बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी पाए गए हैं। बौद्ध विहार, ये बौद्ध विहार तथा जैन मंदिर भी पाए गए हैं। यहाँ कृषि यहाँ यहाँ कृष्ण यहाँ कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। कृष्ण भक्ति का भी महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ये बना था, कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र बना था। और ये मथुरा से अभिलेख भी मिले हैं, मथुरा से भी अभिलेख मिले हैं, जिसमें से पत्थर पे एक लेख होता है वह लिखे हैं। वहाँ से कहा जा सकता है कि वहाँ कृषकों के बारे में, व्यापारी के बारे में सब दिया गया है। वहाँ जो है कुछ कई प्रकार के व्यापारी होते, जैसे लोहार होते थे, कुम्हार होते थे, बढ़ई होते थे, मतलब 4-5-6 रकम के थे। ये जो अभिलेख से यह पता चलता है, ये अभिलेख से जो पता चलता है, इसमें लगभग इनको दान करने के लिए तरह तरह की चीज़ें दान करते थे। वह मतलब कि मंदिरों में चढ़ावा के रूप में ये सब रखते थे। इनके अभिलेख से पता चलता है। यहाँ तरह तरह के लोग रहते थे, जैसे कृषक रहते थे, व्यापारी रहते थे, जो काम करने वाले लोग रहते थे, ये सब रहते थे। शिल्पकार, शिल्प तथा शिल्पकार। अब नौवा हम समझते हैं शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में समझते हैं। पूरा स्थलों से शिल्प के नमूने मिले हैं। पूरा स्थल जो है वहाँ शिल्प के नमूने मिले हैं। शिल्प के नमूने मिले मतलब वहाँ से साक्ष्य मिला हुआ है। मिट्टी के बर्तन, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहते हैं, ये मेरे में इम्पोर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तरी काले चमकीले पात्र मिले हैं, मिट्टी के बर्तन में उत्तरी काले चमकीले पात्र मिले हैं, जो इसमें एक खास किस्म की लेप से लगाया जाता है। ये चमकीले पात्र होते थे, ये काफी चमकीले पात्र होते थे। ये मिले हैं, उत्तरी काले चमकीले पात्र मिले हैं। ये जो होते हैं, यहाँ से कुछ प्रकार के व्यापारी भी मिले हैं, जो लगभग यह यहाँ रहकर अपने व्यापार को करते थे। जिसमें से शिल्पकार थे और ये सब यहाँ से मिले हैं। जिसमें से वाराणसी में 2 तरह के लोग पाए गए हैं। वाराणसी और मथुरा से पता चलता है। स्त्री पुरुष जो होते थे वह मतलब वो कृषि का काम करते थे। और शिल्पकार तथा व्यापारी तथा एक संघ बनाकर रहते थे। मतलब शिल्पकार तथा व्यापारी, जगह नहीं है।
इधर लिख दें। शिल्पकार और व्यापारी दोनों मिलकर यह मतलब एक व्यापार करते थे, जिसमें से शिल्पकार का मतलब होता था ये कच्चे माल को इकट्ठा करना होता था, इनको इकट्ठा करके एक नियमित रूप से तैयार करना होता था। व्यापारी का काम होता था जो यह सभी काम को यानी सब चीज़ को एक सप्लाई करना, बेचना होता था। इनका एक संघ, इनका संघ बनाए थे ये अपना। शिल्पकार और व्यापारी जो होते हैं ये दोनों मिलकर एक संघ बनाए थे, जिन्हें बाद में श्रेणी के रूप में जाना जाता है। श्रेणी, अब ये पूछ लेता है, अब श्रेणी के रूप में पूछ लेता है श्रेणी क्या है। तो श्रेणी जो होती है, श्रेणी जो होती है ये समझते हैं। श्रेणी इनका दोनों का संघ था, शिल्पकार और व्यापारी का एक संघ होता था, श्रेणी के रूप में जाना जाता था। अब ये समझते हैं आरिका मेडू पुदुचेरी, ये वर्तमान नाम है, पुदुचेरी है। आरिका मेडू के बारे में समझते हैं। आरिका मेडू एक पत्तन था, जो ये एक बंदरगाह था एक प्रकार से। यहाँ से इम्फोरा इम्फोरा पात्र मिले हैं। इम्फोरा पात्र जो होता था यहाँ से मिले हैं। ये दो रकम के होते थे, दो रकम कह रहे हैं। एक रकम के इम्फोरा पात्र होता था जिसमें से इसको काम के लिए मतलब कि तेल और वो था शराब भरा जाता था। तेल और शराब को भरा जाता है, ये दोनों तरफ पकड़ने लायक था। इम्फोरा पात्र जो पाए गए थे दोनों तरफ हैंडल था, इधर भी पकड़ सकते हैं आप, इधर भी पकड़ सकते हैं। दोनों तरफ इसमें तेल और शराब के लिए इसको यूज होता था। इम्फोरा पात्र जो होते थे ये अमेरिका आरिका मेडू जो होता था, आरिका मेडू का ये पत्तन था जो इम्फोरा पात्र मिले हैं। ये दोनों तरफ से पाए गए थे, दोनों तरफ हैंडल पाया गया था पकड़ने वाला। इम्फोरा जो होता है, इम्फोरा जो होता था एरोटाइन बर्तन का जो लाल चमकीले जिन पर मुहर लगी है, लाल चमकीले इम्फोरा से जो है लाल चमकीले बर्तन भी पाए गए थे, लाल चमकीले बर्तन पाए गए थे। अब ये पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है यार ये तो। एरोटाइन जो होता है, एरोटाइन का मतलब होता है, एरोटाइन जो होता है एक इटली का एक शहर के नाम पे पड़ा है। इटली की एक शहर का नाम एरोटाइन के नाम से पड़ा है। यह एरोटाइन में जो है एक बर्तन पाया गया है, जो लाल चमकदार होते थे, जिन पर मोहर लगी होती थी। मोहर का मतलब ये होता है कि वह मिट्टी की मोहर होती है, एक छाप होता है। जैसे हम हड़प्पा सभ्यता में आपको बताए हैं कि मोहरे को कैसे मतलब तैयार किया जाता था। जैसे कोई चीज़ का लेप करके उस पर मोहर मतलब किसी का ठप्पा लगाया जाता तो गीली मिट्टी का बना रहता था। तो ये वही बता रहा है, मोहर का भी लगे थे उसमें, मतलब ठप्पा लगे हुए थे, बनाया गया था। ये जो है लगभग ये 2200 साल से 1900 साल के बीच ये माने जाते हैं। 2200 साल से 2200 साल से 100 से ये 1900 साल, जगह नहीं, 1900 साल पहले इसकी मतलब आरिका मेडू से पता चलता है। यहाँ से मतलब सोने के रत्न और शीशे मतलब अदर चीज़ों को ये साक्ष्य यहाँ मिला है। एक प्रकार से ये पतन था, यहाँ पे मतलब कि यहाँ से व्यापार होता था यहाँ से आरिका मेडू से। ये 2-3 इंपॉर्टेंट वाली बात होती है। ये आरिका मेडू से यहाँ इम्फोरा पात्र मिले हैं। इम्फोरा पात्र जो मिले हैं ये दोनों तरफ से हैंडल, पकड़ने वाला हैंडल रहता था, और जो इसमें यूज हो जाता था वह शराब थी, शराब और तेल भरा जाता था।
एरोटाइन एरोटाइन जो है इटली का एक शहर का एक नाम है, एरोटाइन। वहाँ से इसका मतलब इसका साक्ष्य इसके नाम से जाना जाता है, जो इटली का एरोटाइन। तो ये बर्तन जो लाल चमकदार मिले हैं, लाल मिट्टी के बर्तन मिले जो चमकदार होते हैं, ये 2-3 पॉइंट इसका बता देता है। और एक हम आपको बताते हैं रोमन शहर के बारे में, अगस्टस के बारे में बताते हैं। अगस्टस जो होता है वह एक रोमन शहर में शासक था। वह लगभग 2000 सालों से शासन कर रहा था, मतलब 2000 सालों से पहले शासन कर रहा था अगस्ट। वह कहता है रोमन शहर को वह लगभग कहता है कि ईंटों से एक संगमरमर की तरफ मैं इसको बनाया। मतलब उनका कहने का ये मतलब था, रोमन जब मैं राज्य करने लगा, तो अगस्टस कह रहा है मैं जब राज्य करने लगा, लगभग वहाँ रोमन जो है एक ईंटों का शहर था, उसको मैं संगमरमर में बदला। मतलब इतनी वो किया कि संगमरमर के जैसे। उसका कहने का मतलब ये हो जाता है कि उसका कहने का तात्पर्य होता है मैं इतना नीचे था, मतलब इसको डेवलप काफ़ी किया हूँ, संगमरमर के तौर पे उसको तुलना दिए है। और वो अगस्टस ने अलग अलग जगह जो होते थे वह रंगमंच बनाए थे। ये रोमन की बात बता रहा हूँ। ये अगस्टस ने कई रंगमंच मतलब ये होता था सार्वजनिक जगह होते हैं, जैसे खेल के मैदान, कुछ मंच में कुछ अगर प्रोग्राम है तो रंगमंच बनवाया था, जगह जगह बनवाया था। मतलब कह सकते हैं कि ये मतलब रोमन शहर के लिए काफ़ी हद तक ये काम किया था। इसकी थोड़ी सी जानकारी थी, किताब में दी, हम आपको दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद।